हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में चर्चा किया था। उसमें क्या था, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या था और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। आज का टॉपिक है डिस इकोनॉमीज मीन्स अमितव्ययिता। मीन्स जब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे आउटपुट होता है, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आती है, क्या आपका लॉसेस होती है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? ए डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल इज द अपोजिट ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ स्केल। सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल हम लोग को फायदा हो रहा था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जो हमको फायदा हो रहा था, उसके अपोजिट है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। मीन्स लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो ये हमारे लॉसेस होंगे। यही है हमारा डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इफ सम कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस राइजेज विथ एन इंक्रीज इन साइज by a greater proportion than the increase in size, it is diseconomy of scale। इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉस्ट अगर बढ़ जाता है उस फर्म के या उस इंडस्ट्री उस बिजनेस के बढ़ने से, तो फिर क्या होगा, एक ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन साइज। मीन्स जितना साइज नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है, कुछ खर्च बढ़ जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल हो गया। मीन्स जब कोई फर्म या बिजनेस बड़े पैमाने पे काम करता है तो उसमें कुछ डिस इकोनॉमीज आ जाते हैं ना। तो यह क्या हो सकता है कि सिंपल बात में कहा जाए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो अगर हमारा पर यूनिट बढ़ जाता है आउटपुट बढ़ने से। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट घटते जाता है ना। जितना अच्छा प्रोडक्शन करें, जितना हम लोग आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे, उतना पर यूनिट कॉस्ट कम होता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अगर बढ़ने लग जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं फिर वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, तो फिर आपका जो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना सही नहीं है, गलत हो रहा है। तो वो गलत क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो टाइप का है डिस इकोनॉमी। जैसे हम लोग इकोनॉमी देखे थे ना दो टाइप का, ये डिस इकोनॉमी भी दो टाइप का है। एक होगा क्या, वही इंटरनल डिस इकोनॉमी, और दूसरा एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। मतलब क्या है कि एक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो होगी इंटरनल डिस इकोनॉमी। और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी मीन्स, देखिए बात को समझिए, इंटरनल डिस इकोनॉमी मीन्स फर्म जब बढ़ता है या फिर जो बिजनेस है वो अगर आपका इंक्रीज हो गया, तो आपको जो प्रॉब्लम्स या लॉसेस आता है वो इंटरनल डिसइकोनॉमिक। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक क्या है, जब आपका इंडस्ट्री बढ़ता है। फर्म, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे थे ना, एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर स्टील का कंपनी है आपका, एक स्टील का फैक्ट्री है, तो उसमें अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम्स या लॉसेस आएंगे वो इंटरनल डिसइकोनॉमिक। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक क्या होगा, मान लीजिए आप वो जो स्टील इंडस्ट्री किसी देश में, किसी एरिया में, किसी जियोग्राफी में अगर वो उस इंडस्ट्री में अगर इंक्रीज होता है, उसका प्रोडक्शन या लेवल बढ़ता है, तो फिर आपको या किसी एक पर्टिकुलर फर्म को जो लॉसेस बियर करना पड़ेगा वो हो जाता है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। आगे करके हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या है। इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स है ना, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। Internal diseconomies are those diseconomies which are experienced by a particular firm when it enlarges its production beyond a point। सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि जब कोई फर्म अपना प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा देता है, मान लेते हैं पहले इतना आउटपुट करता था, फिर वो इंक्रीज होकर उसका आउटपुट अब बढ़ा दिया, वो बड़े पैमाने पर काम करता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने से जो लॉसेस हो रहे हैं कुछ उसके, वो हमारा क्या है, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। कॉजेज ऑफ इंटरनल डिसइकोनॉमीज, क्या क्या कारण है डिसइकोनॉमीज का, है ना, वो देखते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज का। क्या है हमारा, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, है ना। जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डिफिकल्टी हो जाता है। कैसे, जब आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो यहाँ पे लोग भी बढ़ जाते हैं। लोग मीन्स इम्प्लॉइज, वर्कर्स, है ना, स्टाफ्स, वो सारे भी बढ़ जाते हैं। छोटे में मान लीजिए अगर 10 लोग मिलके वो प्रोडक्शन का पूरा
हैंडलिंग कर रहे थे, तो बड़े पैमाने पे काम करिएगा तो बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 100 आपका वर्कर्स एम्प्लॉयर्स सारा कोई मिला के 100 लोग हो गए। जब इंसान बढ़ेंगे, लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका मॉनिटर करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, क्यों, ह्यूमन नेचर है ना, जितना ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स भी, डिफिकल्टीज भी आ सकते हैं। तो ये पहला कॉज इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स का। जब आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनने लगता है आपके फर्म में, तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉज डिले इन डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन लेने में क्या होता है, डिले होता है। किस प्रकार डिले होता है देखिएगा, जैसे अगर छोटे स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कम लोग होंगे, कम डिपार्टमेंट होंगे, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना आसान होगा और कुछ भी डिसीजन लेना होगा, तुरंत मीटिंग वगैरह भी हो सकते हैं और डिसीजन हो सकता है किसी भी कंपनी मतलब फर्म के डिसीजन लेने में। लेकिन जब बड़े फर्म हो जाएंगे, जब हमारे डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाए फर्म के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट हो जाए जब अलग अलग, तो फिर क्या होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबको इन्फॉर्म करना है कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर इस प्रकार से ये तो आपका अपने अंदर हो गया, फिर आपके जो फाइनेंसर होंगे, मीन्स आपको जो कैपिटल प्रोवाइड किए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जाते लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो पहले जितना आपका कैपिटल था उससे नहीं चल पाएगा, आपको ज्यादा कैपिटल, ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है। तो उनको भी आपको इन्वॉल्व करना होगा डिसीजन मेकिंग में, जो आपको पैसे दिए हैं, सिंपल मायने में कहा, जो आपको फंड प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब करते करते क्या होगा, एक टाइम पीरियड पार हो जाएगा, डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी था, वैसे कोऑपरेशन में भी डिफिकल्टी होता है, मतलब एक दूसरे के साथ काम करने में थोड़ा सा इशू होता है, मोरालिटी का कमी हो जाती है जब लार्ज स्केल पे काम होता है। तो और जो इम्प्लॉयर्स है वो अपने आप को समझ, जैसे कि आप खुद मालिक है जिस बिजनेस का, ठीक है, वो आप खुद का अपना बिजनेस समझते हैं उनको और उस तरीका से ट्रीट करते हैं। लेकिन वही बिजनेस बड़ा हो गया, आप उसमें स्टाफ लगने लगे है ना, फिर आपका ब्रांच खुल गया, बड़े फैक्ट्री का रूप ले लिया, तो फिर क्या होगा, आप अकेले तो नहीं संभाल पाइएगा, उसमें इम्प्लॉयज रखना होगा। तो ये इम्प्लॉयज क्या होता है इसमें कॉर्पोरेशन में, मतलब कॉर्पोरेशन क्या होता है कि इम्प्लॉयज समझते नहीं है इसको, अपना इंटीग्रल पार्ट नहीं समझते बिजनेस का, वो सोचते हैं बस हमको यहाँ पे काम करना है, पैसा कमाना है, चले जाना है। तो वो क्या होगा, अपने आप को अगर इंटीग्रल पार्ट मतलब अपना घर जैसा या फिर अपना कंपनी जैसा नहीं समझेंगे, तो बिजनेस में क्या होगा, जो आपका फैक्टर इनपुट यूज हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल्स, मशीन, जितना भी यूज हो रहा है, वो सारा क्या होगा, उनका सही से यूज नहीं हो पाएगा, वेस्टेज होगा और प्रोडक्टिविटी घटने लगेगा, है ना। ऐसा हो सकता है जब आप ह्यूज लेवल पे, बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल पे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकता है ना, क्योंकि बड़े ये है, बड़े कंपनी है, उस पर डिमांड्स भी ज़्यादा आएंगे ना, सप्लाई के लिए डिमांड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्रोडक्शन ओवर हो सकता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सप्लायर जो सब डिमांड आया है वो सप्लायर रिफ्यूज कर दे आपको प्रोडक्शन लेने से, तो क्या हो जाएगा, ये ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये सारे हैं। और क्या कॉलेज में देखते हैं, मॉनिटरिंग, मीन्स मॉनिटर करना प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को, जो प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी चेक करेंगे ना, क्योंकि बिना चेक किए आप तो आपका सामान बिकेगा ही नहीं, अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं करते हैं, खराब बेचते हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन हुआ उसका प्रोडक्टिविटी किस अच्छा से, मतलब आपका फर्म प्रोडक्टिविटी रेट क्या है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी क्या है, उतना सारा एम्प्लॉयज में से क्या है, बिग कॉर्पोरेशन में मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे आपके डिपार्टमेंट है, आउटपुट भी इतना ज़्यादा होगा, और सबको देखभाल कर रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका फैक्टर प्राइसेस में गो अप। होता क्या है कि जब आपका फर्म बढ़ रहा है ना, जब का बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा ना, कंपटीटिव राइवलरी, जो कंपटीशन फर्म होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फैक्टर प्राइसेस, अब एक चीज को परचेज करने के लिए अगर 5 लोग खरीदार है,
सिंपल बात है, उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो आपका जो फैक्टर प्राइस है, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है ना, जो भी यार लेबर हो गया, उनका डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में जब आप बड़े पैमाने पे काम करने जाते हैं तो फैक्टर प्राइसेस बढ़ सकता है ड्यू टू कंपटीशन, है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिफिकल्टी। सीधी सी बात है, आप जब बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो आपको पैसे की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत, देखिए आप लोन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन कितने एक लिमिट तक ही लोन या फिर फाइनेंस का फंड का जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आएगी जब आप इंटरनल मतलब लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सीधी बात है, कोई चीज अगर बड़ा होता है तो वहाँ झगड़े भी होते हैं। जैसे आप देखें फैमिली में अगर एक दो इंसान है, तीन इंसान है तो कम होगा, वहीं पूरा क्या कहते हैं उसे, जॉइंट फैमिली है, 10-12 लोग हैं तो कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहता है। तो वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स पहले आप छोटे फर्म काम करते थे, बड़े बड़ा फर्म हो गए तो क्या होगा, पूरे इंडस्ट्री के अंदर आप एक स्टैंड करने लगे, मीन्स आप एक नामी गिरामी इस प्रोडक्शन कंपनी के नाम पे आ गए। तो सिंपल बात है, क्या होगा कि आपका जो राइवलरी कंपटीटर होगा, ए बी सी डी कोई भी हो, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है ना, सिंपल बात है। ये हो गया आपका इंटरनल डिसइकोनॉमीज। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या है वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मीन्स बाहरी अमितवयिता। जो बाहर का फैक्टर से आपका लॉस होता है आपके फर्म को, वो आपका एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कहलाता है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज आर those diseconomies which are experienced by all the firms of an industry when the scale of production of the industry as a whole expand beyond the management limits, है ना। जैसे ये एक इंडस्ट्री हो गया, मान लीजिए ना, ये एक स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, और इस पे बहुत इसके मतलब ये एक एरिया है, मान लीजिए ये हम मतलब इंडिया का कोई एक एरिया ले लिए, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री बसता है, ठीक है, या फिर इंडिया ही है समझ लीजिए। इसमें बहुत आप जानते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री है। तो मान लीजिए ए बी सी डी ई इस प्रकार के कुछ स्टील इंडस्ट्री है, इन मतलब फर्म है, इन सब फर्म को मिला के क्या बन जाएगा, हमारा स्टील इंडस्ट्री बन जाएगा। तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या होगा, मीन्स बाहर से कोई फैक्टर आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर पूरे इंडस्ट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, मतलब इंडस्ट्री अगर बढ़ती है, इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, तो फिर क्या होगा, सबको कुछ न कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। वही हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज था। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे ना, इंटरनल इकोनॉमिक्स मीन्स इनका ग्रोथ हुआ तो सबको फायदा होता था। अब क्या होगा कि सब इस पूरी इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ होता है तो सबको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, क्या क्या कॉज है, क्या क्या कारण है इस नुकसान का, वो देखते हैं, ठीक है। पहले है हमारा यहाँ पे कॉजेज ऑफ इंटर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। ट्रैफिक कंजेशन, सिंपल बात है, ट्रैफिक बढ़ने लगता है जब आप एक एरिया पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए, हम लोग इकोनॉमीज में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमी में बताया था कि क्या होता था, रोड्स से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो जाता है जब आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं, और आपका इंडस्ट्री भी जब ग्रोथ करता है तो क्यों वहाँ पे रोड्स वगैरह भी बनने शुरू हो जाते हैं, ताकि आपका जो भी सेल्स हो रहा है या फिर आपका जो आउटपुट है उसे सेल करने में आसानी हो, या फिर रॉ मटेरियल्स मंगाने में आसानी हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रैफिक का कंजेशन का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फर्म एक ही जगह पे फर्म हो जाएगा तो सबके लिए कॉमन रोड्स वगैरह हो जाएंगे, तो ट्रैफिक बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपका रॉ मटेरियल्स आने में भी, और जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भेजने में भी, है ना, आउटपुट को एक्सपोर्ट करने में भी। फिर क्या एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, एक ही रीजन है, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े फर्म क्यों ही ना हो। तो वही बात होता है, जब आपका इंडस्ट्री बढ़ गया, आप इसमें कुछ नहीं किए है ना, आपका इंडस्ट्री बढ़ गया मीन्स आपका राइवलरी कंपनी तुरंत खड़ा हो गया, ए बी सी डी बहुत सारा कंपनी आपका खड़ा हो गया है ना, स्टैंड कर रहा है। तो सिंपल बात है, आपको कंपटीशन में रहने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, जो कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है ना। फिर क्या होता है
कि नया फर्म यहाँ पे एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे क्या है, अपने से पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी आपका रॉ मटेरियल से पावर हो गया, लेबर हो गया, या फिर फाइनेंस वगैरह हो गया, वो सारे प्रॉब्लम होगा किनको, न्यू फर्म को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये लोग तो क्या किए हैं पहले ही, मतलब आपका जितने सारे फैक्टर यूज करने लगते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एक नया फर्म अगर आता है तो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए देखिए, सप्लायर तो वही होगा, कोई नया सप्लायर अचानक से नहीं आएगा जब तक आप सप्लायर मार्केट में नहीं आता है। उसी प्रकार से जो लेबर्स हो गया या रॉ मटेरियल्स हो गया, वो सारा का रिक्वायरमेंट न्यू फर्म को भी होगा। लेकिन न्यू फर्म को एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से जो काम कर रहे हैं, पहले से जो उस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, उसको आसानी से फैक्टर मिल जाता है। और फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसके मदद से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और लैंड वगैरह है ना, जमीन मिलना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, जमीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, ये लोग अपना सारा मैक्सिमम जमीन यूज करने लगते हैं। मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाता है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगी, है ना, कंपटीशन बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि एक ही टाइप के रॉ मटेरियल सारे यूज करने लगेंगे। अब स्टील इंडस्ट्री है, सबको तो आयरन और चाहिए ना जी, ठीक है, तभी तो स्टील इंडस्ट्री में वो स्टील का फैक्ट्री बनाएगा। हाँ, ए कंपनी कुछ और बनाती है स्टील का, और बी कंपनी कुछ और बनाती है स्टील का, वो अलग बात है, लेकिन रॉ मटेरियल तो लगभग सेम चाहिए ना। तो वो रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ने लगेगा, क्योंकि सारा फर्म ग्रोथ करता है, तो ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, अब फर्म एक ही जगह इतने ज्यादा होगा तो सबका तो वेस्टेज होगा ही, मतलब वेस्टेज मीन्स वेस्ट मटेरियल तो होगा ही, जैसे हम लोग कूड़ा करते हैं। अब वो चीज को, मटेरियल को, वेस्टेज का डिस्पोजल के लिए, फेंकने के लिए आपको एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ही एरिया पे बहुत सारा फर्म काम कर रहा है, तो वेस्ट डिस्पोजल भी मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि इसलिए क्या करना पड़ेगा, फिर नया नया तरीका से डिस्पोजल का तरीका अपनाना होगा, ताकि जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं वो क्लीन रहे। सिंपल बात है, जब इंडस्ट्री है तो वहाँ सोसाइटी के अंदर ही इंडस्ट्री काम करती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही दूर में इंडस्ट्री है, उसको एक सोसाइटी के अंदर ही फार्म या इंडस्ट्री को काम करना पड़ता है, तो उसे क्लीन रखना भी उस इंडस्ट्री का मोटिव होना चाहिए। तो यही था टॉपिक, एक्सटर्नल सॉरी डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिसमें हम लोग दोनों डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक रेवेन्यू होगा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा रेवेन्यू होगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।